राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 2-2.5 वर्ष से लगभग मैं उन महान क्रांतिवीरों को आपके सामने ला रहा हूँ। शायद आज 470 वीडियोस आप तक पहुँच गई होंगी, पहुँच जाएंगी और ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन अभी जो मैंने कालखंड लिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, ये लास्ट वाला 190 वर्ष का 1757 से 1947 तक का, हर प्रकार के क्रांतिवीर नायक और नायिकाओं को मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। इस चैनल के माध्यम से मुझे उन सब लोगों को लाने का इसलिए प्रयास करना पड़ा क्योंकि क्रांति यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालते रहे ये मौन तपस्वी फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी जैसी घोर नारकीय सजाएं भुगतते हुए वही मर खप गए। 90% का पता ही नहीं चला। जेलों के अंदर लंबी सजाएं और कष्टकारक यात्राएं भुगतते भुगतते दम तोड़ गए। गांव के गांव जला दिए गए, तोपों से गोलियों से भून दिए गए। ऐसे सब लोगों ने जिन्होंने वास्तव में उस अंग्रेज राक्षस सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती देने का प्रयास किया। उस समय जब कोई बोलता था तो जुबान काट दी जाती थी, हिलता था तो शिक्षों में बंद कर दिया जाता था, उठाता था सर तो कलम कर दिया जाता था। ऐसे अब भय, ऐसे खौफ में, ऐसे आतंक में अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे बाल बालिकाएं, युवा युवतियां, किशोर किशोरियां और हर आयु वर्ग के लोग। 80 साल के, 80 इयर्स के भी मैंने युवा क्रांतिकारी आप लोगों के सामने रखे हैं जो शौर्य और वीरता के 80 साल की उम्र में भी नया इतिहास लिख रहे थे, नया पृष्ठ लिख रहे थे। लेकिन उन सब पूर्वजों को, पुरखों को, तपस्वियों को, बलिदानियों को कहीं भी इतिहास के अंदर स्थान नहीं मिला। मेरी कोशिश रहेगी 1000-1200 साल से इस देश के ऊपर जितने विदेशी हमले हुए, और सबसे ज्यादा हमले भारत पर हुए, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां पर इतने हमले हुए हो, उन हमलों का प्रतिकार करते रहे, मुकाबला करते रहे और अपने अपने समय में जो ऐसे नायक और नायिकाएं सर्वस्व निछावर करके देश की आन बान शान के लिए बलिदान होते रहे, भारत माँ के पवित्र शरीर पर विदेशियों को चुनौती देते रहे, किसी को खड़ा नहीं होने देंगे, रुकने नहीं देंगे। विजय पराजय का संघर्ष होता रहा, चलता रहा, खेल चलता रहा। लेकिन अभी जो मैंने समय लिया है 1757 से 1947 तक का, ये कालखंड जिसमें अज्ञात असंख्य क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। आज उन्हीं अज्ञात और असंख्य क्रांतिवीरों की श्रृंखला में एक नाम और जुड़ रहा है, श्री प्रेमदत्त। प्रेमदत्त, जितने लोग मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये पूर्वज, ये पुरखे, ये महान बलिदानी, ये क्रांतिवीर, वीरांगनाएं, इन सब का कमाल देखिए। लक्ष्य एक है लेकिन काम करने के तरीके अलग, समस्याएं अलग, चुनौतियां अलग, डीलिंग इनकी और पुलिस की अलग, मुकाबले अलग, जेल के अंदर अलग, जेल के बाहर अलग। सब एक का इतिहास अपना अपना है। बड़ा कहना चाहिए कि रोंगटे खड़े कर देने वाला, और जानने की इच्छा होती है कि ये वीर, ये बालक, ये बालिका, ये किशोर, ये किशोरी, ये युवा, ये युवती, ये किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति, शादीशुदा पति पत्नी, बच्चे, परिवार के परिवार, खानदान के खानदान, सब लोग
ऐसे अलग अलग तरह की कुर्बानियों का इतिहास मैंने आपके सामने लाया है। चलिए आज चलते हैं श्री प्रेमदत्त क्या भूमिका निभा रहे हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत अदालत में भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चल रहा था। भगत सिंह के साथियों में प्रेमदत्त भी अभियुक्त के रूप में खड़ा था। प्रेमदत्त जी भी खड़े थे, जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। प्रेमदत्त का कद कुछ छोटा था बाकियों के मुकाबले में, शायद थोड़ा ज्यादा ही छोटा था। जब कभी वे अपने साथियों के पीछे पीछे खड़े हो जाते प्रेमदत्त जी, तो वो दिखाई नहीं देते थे। एक दिन प्रेमदत्त ने अपने छोटे कद का भरपूर लाभ उठा लिया। देखिए छोटा कद और भरपूर लाभ कैसे उठाते हैं वो, अपने निजी सुख सुविधा के लिए नहीं भाई, जिस क्रांति मार्ग पर वो थे उस मार्ग के लिए लाभ छोटे कद का भी उठा लिया गया। अदालत के गवाह के कटघरे में जय गोपाल खड़ा था। जय गोपाल, पहले जय गोपाल भी क्रांतिकारी पार्टी का ही एक विश्वसनीय सदस्य था। सैंडर्स के वध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। लाहौर पुलिस ऑफिस के सामने वे साइकिल रिपेयर करने का बहाना बनाकर कुछ देर इसलिए खड़ा था जय गोपाल कि सैंडर्स को पहचान कर वे भगत सिंह और राजगुरु को संकेत कर सके। सैंडर्स जब कार्यालय से निकला तो उसने संकेत किया जय गोपाल ने, और भगत सिंह और राजगुरु ने सफलतापूर्वक उसका वध कर डाला, अपना काम कर दिया, योजना के अनुसार हो गया। सैंडर्स हत्याकांड में उसको भी वही सजा मिलती जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मिली, लेकिन हुआ कुछ और। बाद में जय गोपाल गिरफ्तार कर लिए गए। जय गोपाल गिरफ्तार हो गया। बहुत कष्ट यातनाएं भयंकर मिली, तो वो अपना जीवन बचाने के लिए शीघ्र ही तो नहीं कहना चाहिए, बहुत यातनाएं सहने के बाद पुलिस का जय गोपाल मुखबिर बन गया। और सैंडर्स हत्याकांड का पूरा ब्यौरा विवरण पुलिस को दे दिया, क्योंकि वो हिस्सा था, उसका बराबर हिस्सा था। साइकिल रिपेयर करने का बहाना बना के यूं देख रहा था कि कब सैंडर्स आए और कब मैं भगत सिंह और राजगुरु को संकेत करूं। वो सारा काम सफलतापूर्वक किया था। सब ठीक ठाक करने के बाद भी जब वो ये नहीं सहन कर सका तो पुलिस का मुखबिर बन गया। मुखबिर बनने के बाद जैसे उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी सैंडर्स वध में, वैसी ही प्रमुख भूमिका निभाई उसने अपने साथियों की फांसी और लंबी सजाएं दिलाने में, भी उसकी प्रमुख भूमिका ही रही। अदालत में गवाहों के कटघरे में वह बड़ी शान के साथ खड़ा था। वह अपनी गद्दारी पर तनिक भी शर्मिंदा नहीं था। इसके विपरीत वह अपने साथी क्रांतिकारियों को चिढ़ाने के लिए अपनी मूंछों पर वट दे रहा था, वट देने लगा। उसकी ये हरकत देखकर प्रेमदत्त, पहले तो उसकी हरकत ये देख करके ये सभी क्रांतिकारियों ने शेम शेम कई बार कहा,
पर जयगोपाल ने मूंछों पर ताव देना बंद नहीं किया। छोटे कद का ये क्रांतिकारी प्रेमदत्त गद्दार जयगोपाल की ये हरकत सहन नहीं कर सका। उसने धीरे से अपना जूता निकाला और निशाना साध कर दे मारा उसकी तरफ, और वो जूता जयगोपाल के मुंह पर मारा था। निशाना ठीक, जूता ठीक उसके मुंह पर लगा और बैठ की आवाज आई। भगत सिंह ने अंग्रेजी में प्रेमदत्त को प्रोत्साहित करते हुए कहा, बढ़िया निशाना लगाया है भाई मेरे भाई, दूसरा जूता और। भगत सिंह ने प्रेमदत्त को बोला, दूसरा जूता और। प्रेमदत्त दूसरे जूते को उतार सके उसके पहले ही वह पकड़ लिया गया। 7 अक्टूबर 1930 को जब लाहौर षड्यंत्र केस का फैसला सुनाया गया, निर्णय सुनाया गया, तो प्रेमदत्त को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रेमदत्त को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। अब उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, जरा सुनिए क्या बोलते हैं श्रीमान प्रेमदत्त जी। यदि गद्दार जयगोपाल को एक जूता और मारने दिया जाए तो मैं 6 वर्ष का कारावास भुगतने के लिए सहर्ष तैयार हूं, सहर्ष तैयार हूं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में केवल महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन की ही चर्चा की गई है। उन असंख्य क्रांतिकारियों की उपेक्षा की गई जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर, प्राणोत्सर्ग करके राष्ट्र की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया। अब मैं दूसरी बात आपसे कहूंगा। कुछ दिनों से मैं उन सब क्रांतिकारियों को दे रहा हूं जिनको फांसी के तख्ते पर जाने का अवसर नहीं मिला, काला पानी भी नहीं किए, जेल के अंदर भी बहुत लंबी लंबी सजाएं और वहीं पर दम तोड़ने वाले नहीं, सब तरह के लोग मैं आपके सामने रख रहा हूं। पर क्या इनका योगदान नहीं था? 2 दिन 4 दिन 2 बार 4 बार सत्याग्रही होने के बाद वो तो सत्याग्रही स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, उनको पेंशन भी मिलती रही। और ये लोग जो अपने जीवन के अंतिम श्वास तक, कल मैं जिनकी चर्चा कर रहा था, वो कैसे आखिर में क्रांतिकारियों की मूर्तियां स्थापित करने के लिए देश विदेश में जब उनको जेल से मुक्त किया गया, ऐसे कितने ही अलग अलग प्रकार के लोगों की कुर्बानियां, बलिदान, त्याग, तपस्या, कितने कष्ट सहे होंगे। परिवार तबाह हो जाते हैं इन कामों के अंदर जो लोग आते हैं, उनको सब प्रकार का कष्ट और सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में ही कार्य करना होता है। किसी भी युग में देश का काम, समाज का काम ऐसे ही करना पड़ेगा। और जो क्रांतिकारी बन करके सीधी चुनौती देते हैं सरकारों को, उनको तो जान हथेली पर हमेशा रख के चलना पड़ता है। और इन सब में से किसी का नाम नहीं, फांसी के तख्ते पर झूलने वालों का भी नाम नहीं, काला पानी की सजा वहीं पर मर खप जाने वाले उनका नाम नहीं, जेलों में दम तोड़ने वाले उनका नाम नहीं, गोलियों से भून दिए गए उनका नाम नहीं, तोपों से उड़ा दिए गए उनका नाम नहीं, गांव के गांव जला दिए गए उनका नाम नहीं। और नाम किसका? नेहरू और गांधी का, जिसने एक लाठी नहीं खाई। नाम किसका? कांग्रेस का, बनाने वाला अंग्रेज, सर A.O. ह्यूम इटावा का अंग्रेज कलेक्टर। किस लिए बना रहा था? आजादी देने के लिए, अपने लिए सुरक्षा कवच कि देश के जितने चापलूस लोग हैं, सो कॉल्ड जो बड़े लोग हैं, जिनको उन्होंने पदवियां देकर के बड़े लोग बनाने का नाटक भी किया हुआ था, छल बल से, कपट से, चालाकी से, स्वार्थ से खरीद कर
और टुकड़े फेंककर ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठा करके बनाई गई कांग्रेस। वो स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, प्लेटफॉर्म था वहां पर मात्र इतना ही कि सत्याग्रह करो भाई, लेकिन अंग्रेज गए तो वो चरखे से नहीं गए, वो अहिंसा से नहीं गए, वो सत्याग्रह से नहीं गए। उनका इतिहास देखिए उस समय का, एक एक पृष्ठ मैंने उस समय का आपके सामने लाया है। इटली, वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्या बोलता है, नेताजी सुभाष चंद्र का क्या योगदान था आखिरी कील मारने में, उनको भगाने में, आईएनए का क्या था, जो नेवी का जो विद्रोह हो चुका था, और इन्फेंट्री के अंदर, सेना के अंदर जो कानाफूसी चल रही थी कि हम इतने करोड़ लोग हैं, और वो सेकंड वर्ल्ड वार से अभी थक करके हटे थे, वो तो जाते ही जाते। लेकिन उनको पूछा गया कि 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट के सत्याग्रह के से आप डर के गए, उन्होंने कहा वो तो 15 दिन के अंदर आंदोलन ठप हो गया था, सबको पकड़ के अंदर डाल दिया था, कुछ था ही नहीं, और उनके डर के से हमको क्यों जाना था। लेकिन अब क्रांतिकारियों की योजनाएं, क्रांतिकारियों के बलिदान, वो देश के 10 दिशाओं में, खेत खलिहान, चौक बाजार, गली कूचे में गूंज रहे थे। और अब हमारा वहाँ रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो हमें भून देते, मार देते। बॉम्ब की फैक्ट्रियां चंद्रशेखर और जयपाल ने देश के कई कोनों में लगा दी थी। आज हमने जिस प्रेम दत्त को याद किया, छोटे कद के, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं आने दिया कि कद मेरा छोटा है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, अपने छोटे कद का भी पीछे से चल रहे थे, देखा कि वो मूंछों पर वट दे रहा है और रुक नहीं रहा, चिढ़ा रहा है, और पीछे से पता भी नहीं चला उसने जूता कब निकाला और कब दे मारा। और 3 साल की सजा मिलने के बाद क्या बोले कि काश, अच्छा अब ही अदालत को कहा कि मुझे दूसरा जूता मारने दिया जाए उस गद्दार को। आपने 3 वर्ष की सजा दी है एक जूते की, 6 वर्ष की दे देना। हंसते गाते मस्ती से अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए लगाने वाले ऐसे अनेक नायकों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।